गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे हम एनर्जी के साथ। ठीक है, देखो एनर्जी क्या है, आपके अंदर एनर्जी, हम यूनिवर्स की अगर बात करें तो जिस तरह से यूनिवर्स में एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी की फॉर्म में यूनिवर्स के पास एनर्जी है। फिर आप बात करो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है उसके पास, ठीक है, केमिकल एनर्जी है। तो लॉट्स ऑफ एनर्जीज जो हैं वो स्टोर हैं यूनिवर्स के पास। आप अपने लिए ही बात कर लो, आप सिस्टम के लिए अगर बात करते हो तो सिस्टम के पास भी कल हमने देखा था बहुत सारी एनर्जीज स्टोर थी। तो हम यूनिवर्स की तरफ अगर चलते हैं तो यूनिवर्स के पास भी बहुत सारी एनर्जीज स्टोर हैं। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या कहता है कि ये सारी एनर्जीज जो हैं वो कंजर्व रहती हैं, कोई भी एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है और ना ही कोई दूसरी एनर्जी हम क्रिएट कर सकते हैं। ये एनर्जी क्या करती हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती हैं। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कहता है कि एनर्जी जो है यूनिवर्स की एनर्जी रिमेंस कॉन्स्टेंट, हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। जितनी भी एनर्जीज है यूनिवर्स के पास वो कांस्टेंट है, किसी भी फॉर्म में हो, बट वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती रहती हैं। ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की। इसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेंस कांस्टेंट, ओके, या फिर कह सकते हो रिमेंस सेम। इट कांट बी क्रिएटेड, कोई नई एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, और नॉट डिस्ट्रॉयड, ना ही आपके पास जो पहले से एनर्जी स्टोर है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एनर्जी कैन बी कन्वर्ट, ओनली एक काम होता है एनर्जी के साथ कि इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आपने एनर्जी की बहुत सी फॉर्म सिस्टम के लिए भी देखी, अभी हमने यूनिवर्स की भी बात की कि बहुत सारी फॉर्म्स है एनर्जी, फॉर्म्स में एनर्जी स्टोर है यूनिवर्स के पास। तो उन्हीं फॉर्म्स में सिर्फ एक्सचेंज होता रहता है एनर्जीज का। ओके, जिस तरह देखो हम बात करते हैं सिस्टम की, सिस्टम भी क्या है, यूनिवर्स का ही एक पार्ट है। ओके, सिस्टम को सराउंडिंग से हीट या वर्क की फॉर्म में एनर्जी मिलती है। ओके, तो वो कुछ कंज्यूम करता है, कुछ वर्क करता है, और फिर उसी एनर्जी का पार्ट क्या, हीट और वर्क की फॉर्म में रिलीज कर देता है। ठीक है, तो सराउंडिंग से सिस्टम ने एनर्जी ली, फिर उसको उसने अपने अंदर स्टोर करके तो रखा, बट जब भी ज़रूरत हुई उसे उसने हीट और वर्क की फॉर्म में क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो इस तरह से एनर्जीज का एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। फिर से यही एनर्जी फिर से वापस यही सिस्टम ले लेगा या कोई दूसरा सिस्टम ले लेगा, वो उसे रिलीज कर देगा। इस तरह एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर चलता ही रहता है। अगर आप मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखोगे, इंटरनल एनर्जी के केस में भी आपने देखा था, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है कि जो इंटरनल एनर्जी है, ओके, वो किसका समेशन है, हीट और वर्क डन का। यहाँ पर Q तो क्या है, हीट, और W क्या है, वर्क डन। ओके, और ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये चीज़ समझ में आती है ना कि इंटरनल एनर्जी जो है यूनिवर्स के पास, जो उसके खुद की एनर्जी है, वो हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है, जो कि इन दोनों का समेशन है, हीट का और वर्क डन का। कल के लेक्चर में हमने बात की थी साइन कन्वेंशन की, कि इन साइंस का हमें ध्यान रखना है कि अगर हीट आप सिस्टम को दे रहे हो, ठीक है, तो वो हीट का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर सिस्टम आपको दे रहा है तो हीट का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस फॉर्म में अगर आप यहाँ Q देखो तो Q क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, क्योंकि सिस्टम को हीट दे रहे हो। और अगर सिस्टम ने आपको हीट दिया तो यहाँ पर Q का साइन क्या आ जाएगा, Q नेगेटिव होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। ओके, अब उसके बाद अगर आप देखो तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है, इसको आप इन दो तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, देखो आपको पता है कि ये जो वैल्यू है ना इंटरनल एनर्जी की, वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि इनका समेशन, अगर एक चीज़ बढ़ती है, Q की वैल्यू बढ़ती है तो W की वैल्यू कम हो जाएगी, या W का वैल्यू बढ़ता है वर्क डन का तो Q का वैल्यू कम हो जाएगा। इस तरह से दोनों एडजस्ट करेंगे और ओवरऑल इंटरनल एनर्जी का वैल्यू क्या रखेंगे, कॉन्स्टेंट रखेंगे। ये तभी हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या होगा, प्रूफ होगा। तो देखो अगर मान लो आपने बात की, Q आपका यहाँ पॉजिटिव नज़र आ रहा है आपको, मान लो आपने सिस्टम को क्या दिया, Q दिया, ठीक है, यानी हीट आपने दी सिस्टम को, तो वो पॉजिटिव हो गई। अब एक चीज़ यहाँ से समझना, आप हीट दे रहे हो सिस्टम को, पॉजिटिव हुआ। अब जनरली एक चीज़ ध्यान में रखो कि थर्मोडायनामिक में जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, एक कंटेनर में भरा हुआ गैस, उसको ही जनरली एज अ सिस्टम हम देखते हैं। तो यहाँ एक कंटेनर है जिसमें गैस फिल्ड है, ओके, उस पर क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है, जो कि प्रेशर लगाने का काम कर रहा है गैस पर। ओके, अब आपने क्या किया, आपने इसको हीट सप्लाई किया सिस्टम को,
हीट का वैल्यू पॉजिटिव आया। आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रूफ करना है तो क्या होगा, ध्यान से देखो। अब आपने हीट दिया तो सिस्टम क्या करेगा, वर्क करेगा। हीट देने पर जो गैस है वो एक्सपेंड फैलेगी, ऊपर की तरफ उड़ेगी। यानी अब कौन काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है। इट मीन्स सिस्टम को काम करना पड़ा, यानी उसकी एनर्जी वेस्ट हुई। तो यहाँ पर W का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अगर सिस्टम काम करता है तो W का वर्क का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव आता है, यानी वर्क डन नेगेटिव होता है। तो इस तरह से जब Q की वैल्यू बढ़ी तो W की वैल्यू कम हो गई। दैट्स वाई हमारा डेल U यानी कि हमारा जो इंटरनल एनर्जी है वो कॉन्स्टेंट आ गया। ये चीज़ क्लियर हुई। फिर उसके बाद दूसरा आपको शो करना है, मान लो आपने क्या किया, वर्क डन किया। अब सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर वर्क किया। हम काम करते हैं सिस्टम के ऊपर। हम क्या कर रहे हैं, इस पिस्टन को लगाकर, ठीक है, यहाँ से प्रेशर दे रहे हैं और गैस को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, ठीक है। तो यानी हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं किस पर, सिस्टम पर काम कर रहे हैं, ठीक है। सराउंडिंग ने काम किया सिस्टम पर, ओके, सिस्टम की एनर्जी वेस्ट नहीं हुई। इट मीन्स कि वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये चीज़ समझ में आई, वर्क डन पॉजिटिव आएगा। अब सिस्टम क्या करेगा, वर्क हुआ सिस्टम के ऊपर। अब सिस्टम आपको एनर्जी जो भी इसमें स्टोर थी, ठीक है, वो एनर्जी आपको देगा सिस्टम। तो इस तरह से एनर्जी का वैल्यू, Q का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। इस तरह हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है, इन दो तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक प्रूफ होता है। समझ में आई ये चीज़। आप ऐसे भी समझ सकते हो सेकंड रिप्रेजेंटेशन को, कि अगर मान लो सिस्टम अपनी हीट रिलीज करेगा, यहाँ पर गैस थी, बहुत गर्म गैस थी, ठीक है, एक्सपेंड हो रही थी, ऊपर मॉलिक्यूल उसके ऊपर उठ रहे थे, बट जैसे इसने गैस ने अपनी हीट रिलीज की, इट मीन्स कि गैस के वेपर्स क्या हुए, कंडेंस हुए, नीचे की तरफ बैठे, कूल डाउन हुए, ओके, तो गैस क्या हुआ, कंप्रेस हो गया, दब गया। ये चीज़ ध्यान में रखो। एनर्जी गैस ने अपने रिलीज कर दी, यानी नेगेटिव आएगा, ओके। और गैस क्या हो गई, कूल डाउन हो गई, यानी किसने प्रेस किया, अब गैस को किसने प्रेस किया, सराउंडिंग ने प्रेस किया, कूल डाउन हो गई और वर्क डन का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर होती है। तो इस तरह हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक प्रूफ होता है, ओके। अब देखो, हीट तो हमने समझ लिया कि हम देते हैं सराउंडिंग को या सिस्टम को, या सिस्टम सराउंडिंग को देता है। वर्क जो है वो थर्मोडायनामिक में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इस वर्क की ही हम आज डिटेल अच्छे से देखेंगे। आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक देखो तब तक। फर्स्ट लॉ समझने के बाद हम बात करते हैं वर्क की, कि एक्चुअल में वर्क क्या होता है। जैसे कि आपने देखा कि कभी तो हम सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, ओके, और कभी सिस्टम खुद वर्क कर रहा है। तो एक बार वर्क की एक्चुअल डेफिनेशन समझ लेते हैं। देखो, वर्क को हम ऐसे भी समझते हैं कि अगर आपको इंटरनल एनर्जी में चेंज करना है तो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो हीट अप्लाई करो या सिस्टम के थ्रू वर्क करवाओ या सिस्टम पर वर्क करो। तो ये दो तरीके हैं आपके इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के, ओके, सिस्टम के लिए। तो अब बात अगर हम करें हीट सप्लाई करने की, तो हीट सप्लाई करना इट मीन्स के नॉन मैकेनिकल, ठीक है, सिस्टम हो गया आपका कि नॉन मैकेनिकल तरीके से आप जो है वो उसके वर्क में चेंज कर रहे हो, आप सिस्टम की एनर्जी में चेंज कर रहे हो, ओके। जबकि अगर आप वर्क डन करते हो या वर्क डन गैस करती है तो आप कहोगे कि मैकेनिकल तरीके से हमने सिस्टम की एनर्जी में चेंज किया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी में चेंज करने का जो मैकेनिकल वे है वही वर्क कहलाता है, ओके। और इसके अलावा आपने वर्क देखा है, आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी आप वर्क देखते हो, किस तरह इलेक्ट्रॉन्स वर्क करते हैं, ग्रेविटेशनल वर्क भी आप देखते हो। उन सब वर्क को समझते हुए हम इस मैकेनिकल वर्क की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखो वर्क, तो वर्क इज़ द मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। एनर्जी ट्रांसफ़र करने का मैकेनिकल वे है, या तो एनर्जी आप उसे दो या सिस्टम आपको दे, ठीक है। तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है वर्क के थ्रू। वर्क को आप जनरली फिजिक्स में आप देखते हो मैकेनिकल कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो वर्क को, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ना। फोर्स जो भी लगाया आपने, जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ ऑब्जेक्ट में, वो उसका वर्क हो गया। ये तो मैकेनिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क है। इलेक्ट्रिकल वर्क भी क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क, ओके, आपका जो भी चार्ज इनटू वोल्टेज, उसे हम इलेक्ट्रिकल वर्क कहते हैं, ओके। इसके अलावा ग्रेविटेशनल वर्क देखो तो mgh के थ्रू हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि हम एक्चुअल में कौन सा मैकेनिकल वर्क देखने वाले हैं, हम थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ होने वाला मैकेनिकल वर्क, जो कि गैस के केस में होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला है, ये हमें याद करना है।
मैकेनिकल वर्क फॉर गैस, गैस के लिए मैकेनिकल वर्क आप कैसे फाइंड आउट करते हो? सिंपल सा फॉर्मूला है, W वर्क के लिए W इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। समझते हैं, P एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल फोर्स, डेल्टा V इट मीन्स वॉल्यूम में चेंज, सिस्टम के वॉल्यूम में होने वाला चेंज, इसको ध्यान में रखना है आपको। ओके, अब वॉल्यूम में चेंज आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो अगर गैस या सिस्टम खुद काम करता है तो अपना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ओके, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। या फिर अगर आप देखो कि आपने प्रेशर लगाया, एक्सटर्नल प्रेशर, ओके, तो वॉल्यूम क्या हुआ सिस्टम का? कम हो गया वॉल्यूम, इट मीन्स कि सिस्टम पर वर्क किया गया, यानी वर्क उस केस में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। साइन कन्वेंशन हमें ध्यान में रखना है। सिर्फ आप ये इंपॉर्टेंट वर्क का आपके लिए फॉर्मूला है, ये याद रखना है आपको। ओके, वर्क इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ P एक्सटर्नल एंड डेल्टा V। अब यहाँ देखो हमारा सिस्टम है जो कि एक गैस है, एक कंटेनर में फिल है और उस पर पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन क्या काम करता है? गैस पर एक्सटर्नल प्रेशर लगाने का काम करता है। ओके, तो अब अगर हम देखते हैं कि एक तो गैसियस मॉलिक्यूल है, उनका खुद का प्रेशर होगा, समझ में आती है चीज़, उनका खुद का प्रेशर है, दूसरा आप एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हो पिस्टन के थ्रू। अब देखना ये है कि आपने एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो ज़्यादा लगाया या गैस का प्रेशर ज़्यादा है, तो डिपेंड करेगा कि गैस एक्सपेंड होगी या कंप्रेस होगी, उसके थ्रू हमारा वर्क यहाँ पर डिसाइड होगा। तो सबसे पहले पहला केस देख लेते हैं, जब प्रेशर ऑफ गैस, गैस की मॉलिक्यूल्स का प्रेशर हायर है इन केस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। समझ में आ रही है चीज़? तो क्या होगा? गैस क्या होगी? अराइज होगी, एक्सपेंड होगी, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर से प्रेशर कम लग रहा है। गैस एक्सपेंड हुई यानी चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया? ज़्यादा हो गया गैस का वॉल्यूम, पॉजिटिव। ये चीज़ समझ में आई? फिर उसके बाद वर्क देखो, वर्क क्या हो जाएगा? वर्क नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि गैस को काम करना पड़ रहा है, गैस के मॉलिक्यूल ऊपर उठ रहे हैं, गैस को काम करना पड़ रहा है, यानी वर्क हमारा क्या आ जाएगा उस केस में? नेगेटिव आएगा। ये न्यूमेरिकल्स में ध्यान में रखते हैं हम इस चीज़ को, तो हम कहेंगे वर्क डन बाय गैस, ये चीज़ ध्यान में रखो। ओके, फिर उसके बाद दूसरा है कंप्रेशन ऑफ गैस, गैस कंप्रेस हो रही है, तो उस केस में क्या होगा? कंप्रेस करने के लिए आपको बाहर से प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ गैस। ओके, अब क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा, इट मीन्स कि वॉल्यूम नेगेटिव हो रहा है यहाँ पर, ये चीज़ समझ में आई? वॉल्यूम नेगेटिव हुआ यानी सिस्टम पर काम किया गया, किसने काम किया? हमने किया या सराउंडिंग ने किया, तो वर्क क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर होती है चीज़? यानी वर्क डन ऑन गैस, ये चीज़ समझ में आई? अब एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिसके थ्रू हम अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है? तो यहाँ देखिए, वर्क को हमने समझा कि किस तरह से हम मैकेनिकल वर्क रिप्रेजेंट करते हैं इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो एक क्वेश्चन लिख लो, अ गैस एक्सपेंड, ध्यान में रखना थर्मोडायनेमिक में सिस्टम जनरली गैस को ही माना जाता है, गैस एक्सपेंड बाय 0.5 लीटर वॉल्यूम। ओके, गैस एक्सपेंड हो रही है यानी कि वर्क क्या हो जाएगा? नेगेटिव में आएगा। अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm, 1 atm एक्सटर्नल प्रेशर लगाया गया जो कि कम था, तो गैस क्या हुई? गैस के मॉलिक्यूल का प्रेशर ज़्यादा था और जो एक्सटर्नल आपने 1 atm लगाया वो कम था एक्सटर्नल प्रेशर, तो गैस क्या होगी? एक्सपेंड हुई। और कितने वॉल्यूम से एक्सपेंड हुई? 0.5 लीटर वॉल्यूम से। अब क्या कैलकुलेट करना है आपको? वर्क डन, ऑब्वियसली कैलकुलेट द वर्क डन कैलकुलेट करो। सबसे पहला तो ये देखो गैस में एक्सपेंशन बता रहे हैं, इट मीन्स कि वर्क डन क्या होगा आपका? गैस एक्सपेंड हो रही है, गैस खुद काम कर रही है, तभी तो ऊपर अराइज हो रही है, इट मीन्स कि गैस का वर्क क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, यही होता है। P एक्सटर्नल कितना है? 1 atm, नेगेटिव ऑफ 1 atm, ओके, और आपका वॉल्यूम कितना राइज हुआ? 0.5 लीटर। तो टोटल हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो कितना आ जाएगा? -0.5 यूनिट क्या होगी? atm लीटर। समझ में आई ये चीज़?
तो हम कह सकते हैं वर्क हमारा ये आया। बट एक चीज़ देखो, वर्क की यूनिट क्या एटीएम लीटर में होती है, वर्क की लीटर तो जूल, वर्क की जो यूनिट है वो जूल्स में होती है, एटीएम लीटर में नहीं होती है। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखो, 1 एटीएम लीटर इज इक्वल्स टू द 101.3 जूल्स। बस ये चीज़ ध्यान में रखना, जहाँ भी एटीएम लीटर आप जब भी कैलकुलेट करोगे सिस्टम के केस में वर्क तो एटीएम लीटर में ही आएगा। उस एटीएम लीटर की वैल्यू को आप जूल में कन्वर्ट करने के लिए 101.3 से क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। तो यहाँ हमारा जो वर्क आ जाएगा वो आएगा नेगेटिव कितनी है एटीएम में वैल्यू हमारी 0.5 इंटू 101.3 जूल। ये चीज़ ध्यान में रखो। ओके, तो इस तरह से हम वर्क कैलकुलेट करते हैं। किस तरह से आप वर्क को देखोगे कि गैस एक्सपेंड हो रही है तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। गैस कंप्रेस हो रही है तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना साइन कन्वेंशन देखोगे। ओके, नोट डाउन करो इसे। वर्क के लिए हमने फार्मूला देखा। देखो, आप अगर उस फार्मूला से अगर आप कैलकुलेट करो तो देखो क्या पता चलता है आपको कि वहाँ वॉल्यूम में तो वेरिएशन हो रहा है बट प्रेशर क्या है हमारा, कांस्टेंट था। ठीक है, चाहे वो एक्सटर्नल प्रेशर हो या गैस का इंटरनल प्रेशर हो, प्रेशर हमारा कांस्टेंट था। बट वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा था उसके अकॉर्डिंग हम वर्क को देख रहे थे कि वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। प्रेशर कांस्टेंट था हमारा। तो ये चीज़ ध्यान में रखो कि अगर आप बात करो प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क के लिए तो हमारा जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल है। बट अगर प्रेशर ही आप क्या करो, वेरिएबल ले लो, प्रेशर वेरिएबल ले लिया, कभी एक ही गैस पर आप बढ़ाते जा रहे हो फिर घटा रहे हो, बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, तो उस टाइम वर्क कैसे आप कैलकुलेट करोगे उसे हम समझते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा वो देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया है, कह रहे हैं कैलकुलेट टोटल वर्क डन। इसके लिए टोटल वर्क डन कैलकुलेट करो। वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, सिंपल सा फॉर्मूला है, नेगेटिव ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ओके, यही है। बट ये कब है आपका ये जो वर्क डन जो है आप कब कैलकुलेट कर सकते हो, ऑन कांस्टेंट प्रेशर। ये चीज़ ध्यान में रखना, कांस्टेंट प्रेशर पर ही आप इस वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हो। बट अगर आप ग्राफ देखते हो तो क्या देखने को मिलता है कि प्रेशर क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट नहीं है। वॉल्यूम तो चेंज होगा, ऑब्वियसली आप काम करोगे गैस पर या गैस काम करती है, बट प्रेशर देखो, प्रेशर में क्या हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। तो अब यहाँ पर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ हमारा ये फॉर्मूला जो है वर्क डन का ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो देखो आप क्या करोगे, उसके लिए आप एक कांस्टेंट एक पॉइंट पर देखोगे कहाँ कांस्टेंट प्रेशर है, वहाँ आप वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर का समेशन देखोगे। यहाँ देखो, जैसे मान लो इस पॉइंट पर अगर हम देखते हैं, इस पॉइंट पर यहाँ से आपने एक स्ट्रिप निकाल लोगे आप। ठीक है, कुछ एरिया आप देख लोगे जहाँ इस एरिया के लिए यहाँ पर्टिकुलर अगर आप वॉल्यूम देखते हो तो उसे आप डी वी से शो करोगे। ये चीज़ ध्यान में रखना। ओके, टोटल वॉल्यूम तो आपका डेल्टा वी था, वॉल्यूम में चेंज, यहाँ थोड़े से वॉल्यूम में चेंज हो रहा है गैस के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है एट दिस पॉइंट। यहाँ इस छोटे से पॉइंट पर प्रेशर क्या आ रहा है आपका, कांस्टेंट आ रहा है। तो वहाँ आप अपना ये जो फॉर्मूला है वर्क डन के लिए वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ जो वॉल्यूम हो आपका क्या हो गया, डी हो गया। ये आपने एक स्ट्रिप निकाल लिया, छोटा सा एरिया निकाल लिया। अब इस एरिया का आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे, फिर उसको देखो कैसे आप कंप्लीट एरिया का वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले आपने ये स्ट्रिप निकाला। ओके, स्ट्रिप का एरिया पी आ रहा है। कैसे आ रहा है, ये स्ट्रिप क्या है, रेक्टेंगुलर है। ओके, रेक्टेंगुलर है ना। अब इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में देखो आपको यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ इसका फॉर्मूला होता है एरिया निकालने के लिए। तो लेंथ, पूरी लेंथ पर प्रेशर क्या था, कंप्लीट पूरे एरिया में कांस्टेंट था, पी था, और जो वॉल्यूम में चेंज हुआ उसे हमने डीवी नाम दिया। समझ में आ रही है चीज़। तो इसकी लेंथ हम मान सकते हैं कि प्रेशर पी जितना भी लग रहा था वो इसकी लेंथ थी, और ये जो इसका ब्रेथ है ये डीवी है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, पी डीवी होगा। ओके, पी क्या है, लेंथ वाइज कंप्लीट प्रेशर लग रहा है, और डीवी इसका वॉल्यूम में चेंज है। इस स्ट्रिप की वॉल्यूम में जितना भी वेरिएशन आ रहा है वो पी डीवी है। ये चीज़ क्लियर होती है। अब उसके बाद अगर आप देखो स्ट्रिप का एरिया आपने पी डीवी निकाला तो आपने क्या देखा कि वर्क डन के लिए भी सेम फार्मूला है। वर्क डन के लिए क्या फार्मूला है, पी डीवी, यही तो फार्मूला है। पी वेरिएशन हो रहा है वो चीज़ अलग है, बट स्ट्रिप का एरिया और वर्क डन के लिए फार्मूला सेम आया। तो हम कह सकते हैं कि इस छोटे से एरिया के लिए वर्क डन डी डब्ल्यू से निकालोगे आप। ओके, स्मॉलर एरिया के लिए पी डी वी उसको लिख सकते हो। ये चीज़ क्लियर हुई। ओके,
इस छोटे से एरिया के लिए, बट हमें तो कैलकुलेट किसके लिए करना है, पूरे कंप्लीट एरिया के लिए, इस पूरे एरिया के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो टोटल वर्क डन के लिए आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे इसका, ये जो आपने स्मॉलर पार्ट का जो स्ट्रिप का वर्क लिया था DW, उसको आपने इंटीग्रेट कर दिया। ओके, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द टोटल एरिया, यानी कि जब आपका प्रेशर क्या हो, वेरिएबल हो, प्रेशर कांस्टेंट ना हो, तब आप वर्क डन के लिए क्या फार्मूला लगा सकते हो, टोटल एरिया। यानी जिस एरिया का आपसे पूछ रहे हैं कि इस एरिया में होने वाला वर्क डन बताओ, तो उस टोटल एरिया का जो भी एरिया निकल कर आता है उस पार्ट का, उसको ही आप वर्क डन कह देते हो। ठीक है, तब हमारे लिए फार्मूला क्या हो जाता है, W इज इक्वल टू द समेशन ऑफ PdV। जो छोटा सा पार्ट आपने लिया था स्ट्रिप का, उसका समेशन किया, और वॉल्यूम कहाँ से, V1 से V2 पॉइंट तक जो भी चेंज हुआ है वो यहाँ पर आप लिखोगे। ओके, तो ये फॉर्मूला कब काम आता है आपका, वर्क ऑन वेरिएबल प्रेशर। ओके, कांस्टेंट प्रेशर पर तो आपने देखा था नेगेटिव ऑफ P एक्सटर्नल डेल्टा V, जबकि अब आपका प्रेशर ही कांस्टेंट नहीं रहा, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्लियर होती है चीज़। ओके, या फिर आप कह सकते हो कि इस केस में कैसे निकालोगे, वर्क इज इक्वल टू द एरिया अंडर PV कर्व। इस PV कर्व के अंडर जितना भी एरिया आ रहा है, ये एरिया इस PV कर्व में आ रहा है, इसका कंप्लीट एरिया ही आपका वर्क डन कहलाएगा। वो कैसे कैलकुलेट करोगे, छोटे से पार्ट का लोगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर दोगे। ये चीज़ क्लियर हुई। तो ये दोनों फॉर्मूलाएं हमारे वेरिएबल प्रेशर पर वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए, एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है, ये चीज़ ध्यान में रखोगे। अब इस फॉर्मूला को हम वर्क डन अंडर PV कर्व का जो एरिया है उसी से वर्क डन कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे देखो, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ दिया है, यहाँ पर आपको लाइन, स्ट्रेट लाइन शो कर रही है कि प्रेशर क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर वेरिएबल है प्रेशर भी, वॉल्यूम तो होगा ही वेरिएबल, वर्क डन होगा तो प्रेशर भी वॉल्यूम वेरिएबल है। तो पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है कि इस गैस को A से B तक जाने में कितना काम करना पड़ा। ओके, तो देखो W क्या होता है यहाँ पर, वेरिएबल प्रेशर के केस में एरिया ऑफ PV कर्व, इस PV कर्व का एरिया, ये है PV कर्व। ओके, इस PV कर्व का एरिया आप निकाल लोगे तो वो आपका वर्क डन हो जाएगा। कैसे निकालोगे आप एरिया, ये जो बना है आपके सामने स्ट्रक्चर, ये ट्रेपेजियम बन रहा है। ठीक है, ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लो, ट्रेपेजियम ही है नहीं है, इसका एरिया आप निकालोगे। तो ट्रेपेजियम के लिए एरिया कैलकुलेट करने के लिए देखो, इसे नोट डाउन कर लिया सभी ने, यहाँ से क्लीन करते हैं। ट्रेपेजियम के लिए एरिया हम देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जो भी शेप बनेगा उसके अकॉर्डिंग, ज़रूरी नहीं है कि ट्रेपेजियम ही बने, कभी रेक्टेंगल भी बन जाता है, कभी ट्रायंगल भी बन जाता है, वो सब हम देखेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। तो देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस, ये जो दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, इन दोनों पैरेलल लाइंस का समेशन होगा, इनटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ओके, टू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखो कैसे निकालोगे एरिया, हाफ किया आपने, दोनों का समेशन, क्या लेंथ है दोनों की, एक लाइन की लेंथ हो गई 2 और एक का हो गया 4, प्रेशर के अकॉर्डिंग 2 + 4 यानी 6 हो गया। फिर उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस देखो 1 से लेकर 3 लीटर तक इसने क्या किया, गैस ने एक्सपेंड किया, इट मीन्स 1 और 2, यानी कि के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, 2 आ गई। तो इस तरह से हमारे पास एरिया निकल कर आता है 6 ATM मीटर, सॉरी एरिया के लिए जो भी हमारे पास फॉर्मूला है उससे हमारा वर्क डन आ जाता है 6 जूल आएगा हमारा वर्क डन। ये चीज़ समझ में आती है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं कि कैसे वेरिएबल प्रेशर पर हम वर्क गैस ने किया या हमने गैस पर किया, तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप वेरिएबल प्रेशर पर। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। ओके, नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जाम्पल और देंगे जिससे हमारा वर्क जो है वो कंप्लीट समझ में आ जाएगा। 2 तरह से वर्क कैलकुलेट करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर
ठीक है। गैस के लिए कैसे वर्क कैलकुलेट करोगे उसके लिए अलग फॉर्मूला है। वेरिएबल प्रेशर पर कैसे कैलकुलेट करते हो, ओके। जो भी कर्व आपको देंगे वेरिएबल प्रेशर पर, उस कर्व का जो एरिया है वही क्या हो जाएगा, आपका वर्क डन हो जाएगा। कर्व आप देख लो कुछ भी हो सकता है, कर्व यहाँ हमने इस केस में देखा ट्रेपेजियम था, कभी रेक्टेंगल भी आ सकता है, ओके। तो इस तरह से हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। आई होप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक और वर्क लॉ का जो कंसेप्ट है आपका, ये वर्क का जो कंसेप्ट है आपका क्लियर हुआ होगा, ओके। तब तक आप इसे नोट डाउन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।